नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिका। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की आज बातचीत हुई। इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अमूमन देखा जाए 10 दौर की बैठकों में बैठक के खत्म होने के साथ ही अगली तारीख बता दी जाती थी, लेकिन आज 11वें दौर की बातचीत में काफी कुछ अंतर देखा गया। 11वें दौर की बातचीत के बाद कोई तारीख अगली नहीं दी गई। 11वें दौर की बातचीत में सरकार कड़ा रुख अपनाती नजर आई। जो सरकार ने कहा कि जो प्रस्ताव दिया है उस पर विचार करे किसान। तोमर की तरफ से कहा गया, कृषि मंत्री की तरफ से इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती सरकार, यह भी कृषि मंत्री ने कहा। 18 महीने रोक का प्रस्ताव जो है वही एक बेहतर विकल्प होगा। किसान चाहे तो फिर बात हो सकती है। बैठक के बाद राकेश टिकैत की तरफ से यह बयान दिया गया कि केंद्र के प्रस्ताव पर एक बार विचार करेंगे। कानूनों को रद्द करे सरकार, यही एक मांग राकेश टिकैत की तरफ से है। किसान आंदोलन जारी रहेगा, यह भी राकेश टिकैत ने कहा। यानी कि आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा। 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन अब भविष्य में क्या कुछ होगा यह अभी तक तय नहीं है। अगली बैठक कब होगी, प्रस्ताव को लेकर विचार करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया। जो 18 महीने के रोक का प्रस्ताव है उस पर विचार करने को कहा। किसान संगठनों का कहना है कि ठीक है, वो विचार करेंगे, लेकिन क्या कुछ अब आगे होगा यह देखना होगा। बैठक में बेनतीजा नहीं रही बैठक। सरकार ने कहा कि जो हमने प्रपोजल दिया था उसमें थोड़ा बहुत दिनों को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आप सलाह करके भाई 1.5 की 2 लग जाएगी। हाँ, तो इस तरह का हो सकता है। और कर सकते हैं फिर। हाँ, विचार करेंगे, जाकर वहाँ बैठ के करेंगे, अपनी सलाह करेंगे। नहीं, वहाँ सलाह करेंगे हम अपने लोगों से। और क्या हुआ है, क्या बात हुई सर? MSP पे कमेटियाँ बनेगी, MSP पे। और जो दूसरी चीजें है, इस पे जो कानून है इस पे कमेटियां बनाने की उन्होंने बात करी। और जो कानून है, जो पुराली वाला बिजली वाला, वो तो खत्म सी हो जाएगा। सर 26 का क्या स्टेटस रहेगा आपका? अरे 26 को का 26 का क्या मतलब है? ट्रैक्टर मार्च का मतलब ट्रैक्टर मार्च का इस मीटिंग से क्या मतलब? इससे क्या मतलब है? नहीं, ये निकाह प्रेशर है, ऐसा नहीं कहा। अरे हमें अपना तैयारी कर लेना परेड की है जी। स्थगित वाले प्रपोजल में जो असहमति जताई गई है किसान संगठन की तरफ से, हाँ, उसमें सहमति है। नहीं, हमारा सब संगठन सब साथ में। और अब जाकर हम बाकी संगठन कह रहे हैं कि हम रिव्यू नहीं करेंगे। अगर 2 साल कहिए, 4 साल कहिए, हम रिव्यू नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि रिव्यू किया जा सकता है। नहीं, हमने कहा कि हम जाकर वहाँ सलाह करेंगे, सब चीजों पे सलाह करेंगे, ये इन्होंने कहा। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बात करनी हो तो आप हमको बता दो, हम कल फिर बात कर लेंगे। तो हम अरे मेरी पर्सनल थोड़ा, मैं सबके साथ हूँ भाई। देखो, मैंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है। इस यूनियन की वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं। लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की। मैंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है। इस यूनियन की वार्ता के दौरान बहुत सारे किसानों का आंदोलन जारी है और किसानों ने बताया है कि केंद्र सरकार काले कानून को 18 महीनों के लिए टाल रही है, ना कि रद्द कर रही है, और किसानों को यह फैसला मंजूर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कुछ भी बोले, जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।
तो वहीं पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पर एमसीडी के बकाया पैसे को लेकर कोर्ट से उन्हें फटकार पड़ी। कोर्ट ने कहा कि ईडीएमसी के जो भुगतान है वो जल्द से जल्द उनको किया जाए। खर्ची के लिए देखिए ऐसा है, कोर्ट में आपको पहले जो आपने आखिरी में बात पूछी उसका जवाब देता हूँ। कोर्ट में हमें अगली तारीख को जो फरवरी में डेट लगाई गई है उसके अंदर हमें अपने एक्सपेंडिचर का एफिडेविट करना है, हम उसको देंगे। हमारे निगम में कोई फिजूल खर्ची नहीं, हमारे में पैसा ही नहीं तो फिजूल खर्ची क्या करेंगे। दूसरी बात, जो पहली आपने बात पूछी थी, आपने इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि 938 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने करी, इतने बड़े बड़े अखबारों में पूरा, और उसका मैंने आपको बताया कि सैंक्शन नोट रह गया है 338 करोड़। कितना बड़ा मजाक। और उसके अंदर वो लिख करके कह रहे हैं हमने कोई पैसा नहीं काटा। कल माननीय उच्च न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और उन्होंने दिल्ली सरकार को डायरेक्शन इशू किए हैं कि आप तुरंत ही 216 करोड़ रुपया और जो सैंक्शन ऑर्डर के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है इनको सबको दूर करके ये सारा पैसा 2 सप्ताह के अंदर निगमों को दें। तो वहीं दिल्ली के रंगशाला शिविर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर झांकियों की रिहर्सल की गई। रिहर्सल में उत्तर प्रदेश राज्य की विशेष झांकी मौजूद रही। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में जब सभी प्रदेश की झांकियों को राजपथ पर गुजरेंगी तब उत्तर प्रदेश की यह झांकी भी प्रदेश का मान बढ़ाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से बताया गया कि इस झांकी में विशेष तौर पर राम मंदिर की कलाकृति को बनाया गया है। राम मंदिर के मॉडल को झांकी के रूप में पूरे देश में सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में मनाए जाने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम की झलकियां भी इस झांकी के माध्यम से दिखाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश की तरफ से जो निकाली जा रही है झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या, ये हमारी अयोध्या जो सनातन धर्म की नगरी भी है, इसलिए हम लोगों ने इस अयोध्या को और रामचंद्र जी का वहाँ पे मंदिर का निर्माण भी है और हम मंदिर का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे जो इस बार थीम है वो राम मंदिर है। ऐसे स्थिति में हम वाल्मीकि जी को आगे दर्शाए हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है। उसके बाद आते हैं दीपोत्सव जो अयोध्या में लगातार 3 सालों से मनाया जा रहा है, जिसपे हमें विगत 3 सालों से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम मेंशन हुआ है। 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस समारोह का मौका होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हर प्रदेश के द्वारा जो झांकियाँ निकाली जाती है अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ओर से ये जो झांकी बनाई गई है ये जब राजपथ पर जाएगी तो उत्तर प्रदेश की शोभा बढ़ाएगी और उत्तर प्रदेश की जो यहाँ की कलाकृति है, संस्कृति है, उसको प्रेजेंट करने के लिए ये झांकी सड़क पर जब उतरेगी, राजपथ पर जाएगी तो काफ़ी शोभा प्रदान करेगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस प्रकार से ये झांकी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं सबसे जो मॉडल है, विशेष मॉडल बनाया गया है वो राम मंदिर का मॉडल है। यूं कहें कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है तो उस राम मंदिर के ऊपर ये पूरी झांकी तैयार की गई है। इसके साथ ही देखिए झांकी में जो कलाकृतियां दी गई है तो वो श्री राम से ही जुड़ी हैं और यूं कहें कि श्री राम का जन्म जहां हुआ था, अयोध्या में हुआ था, उसको लेकर पूरी उनकी कथा इनमें झांकियों में कलाकृति के रूप में आई है। साथ ही साथ राम मंदिर का भव्य मॉडल तैयार किया गया है ताकि जो जनपद पे हमारी जब ये झांकी उतरे, उत्तर प्रदेश की झांकी उतरे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की शोभा बढ़े। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दूं कि यहाँ पे जब ये झांकी का कार्यक्रम होगा तो उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने के लिए और कलाकृति की ओर से, सांस्कृतिक विभाग की ओर से सारी तैयारियां की गई हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश प्रिया, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। तो वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से तैयारी है। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता गुलशन सैफी ने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी दीपक पुरोहित से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास बातचीत की। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी दीपक पुरोहित, जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस को लेकर। सर, सिक्योरिटी का टाइट रहना लाजमी है, किस तरह से चुनौती मान रहे हैं? मतलब सिक्योरिटी गणतंत्र दिवस आप जानते हैं कि मतलब बहुत ही अहम दिन होता है और इसमें मतलब भारत की नई दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट होता है, बट हमें भी अपने एरिया को मतलब सेफ रखना पड़ता है। हमें मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास होती है, हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू आती है और हम एक इन्हेंस इंटेलिजेंस इनपुट के लिए वर्क कर रहे थे कि हमारे बीट सिस्टम से हमारे पास कोई भी गतिविधि ऐसी हो जो हमारे पास आ जानी चाहिए। उसके अलावा हम एरिया डोमिनेशन के लिए सिस्टम अरेंजमेंट लगाते हैं
जिसमें इम्पोर्टेंट प्लेसेस और रोड्स जो मतलब हमारे हिसाब से हमने आइडेंटिफाई की थी उस पर अरेंजमेंट लगाते हैं। फिर हमारे मोबाइल पेट्रोलिंग टीम्स होती है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीम्स होती है, वो भी एरिया डोमिनेशन करती है। सर आपके इलाके कुछ ऐसे सेंसिटिव हैं कुछ? हमारे एरिया में कुछ सेंसिटिव है। उसके अलावा क्योंकि ये किसान आंदोलन चल रहा है उसके कारण सेंसिटिविटी लेवल और हाई हो जाता है। जी, कई जगह हमने देखा है, जिला द्वारका में देखा है कि वहाँ जो विदेशी लोग थे वो बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे। क्या अपने डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के लोग हैं? हम रेगुलरली हमारा कुछ एरिया है तिलक नगर और वो वहाँ पे हम इस तरह की ड्राइव करते रहते हैं और रेगुलरली पकड़ के उनको रिपोर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से रिपब्लिक डे को लेकर लोगों को अलर्ट किस तरह करना चाहिए? बेसिकली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक वैक्यूम में नहीं काम करते, हम एक कम्युनिटी में काम करते हैं। तो पब्लिक जो हमारी है वो हमारी आइज़ और ईयर्स है। अगर आपने कुछ भी गलत देखा, आपको लगता है कुछ, आप प्लीज़ अर्जेंटली पुलिस को इमीडिएटली बताएं एंड वी विल एक्ट ऑन इट। तो ये थे मेरे साथ दीपक पुरोहित, डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली बड़ी शान से गणतंत्र दिवस मनाती है। ऐसे में इसका सारा श्रेय जाता है दिल्ली पुलिस को, जो अपनी जिम्मेदारी के चलते दिल्ली को एक सेफ माहौल देती है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं राजधानी दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे दिल्ली में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे दिल्ली में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। मामले में दिल्ली सरकार और एमसीडी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने 13,000 करोड़ का भुगतान नहीं किया। वहीं दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि हमने एमसीडी को कोई फंड नहीं देना। एमसीडी कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकती है और उन्होंने 25,000 करोड़ का एमसीडी ने घोटाला किया। ये कूड़े का ढेर तो समझ लो कि जब से विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से ही लगा हुआ है, क्योंकि हमारे जो एमसीडी के इधर से पार्षद हैं, एमसीडी के जो पार्षद हैं महेंद्रू जी, उनसे हमने 100 बार कंप्लेंट कर लिया कि भाई साहब आप दो सरकारों के बीच में, एमसीडी और विधानसभा के बीच में अगर आपका कोई टकराव है तो कम से कम यहाँ के लोगों से आप वोट लेते हो, उनके वोटों से निगम पार्षद बनते हो, तो कम से कम यहाँ सफाई तो करवाओ। आज अब हम आपको लेके आए हैं रोनी सेक्टर 16 के अंदर। आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर पर इस समय बैठी हुई है। आप मेरे पीछे देखिए कूड़े का ढेर कितना लगा हुआ है। कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे सफाई करने के लिए, क्योंकि सारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। उनको सैलरी नहीं मिली है पिछले 5-6 महीनों से। एमसीडी कहती है हमने केजरीवाल सरकार से पैसा लेना है और केजरीवाल सरकार कहती है कि एमसीडी भ्रष्ट है। इन दोनों सरकारों की लड़ाई में एक तो कर्मचारी पीस रहा है और आम जनता भी इसमें परेशान हो रही है, क्योंकि कूड़ा उठ नहीं रहा, बीमारी इससे फैल रही है। और ये जो कूड़े का ढेर है, देख सकते हैं मेरे पीछे स्कूल है, सरकारी एमसीडी का स्कूल है ये। इस स्कूल के बिल्कुल सामने ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है। पूरी दिल्ली का ही यही आलम है कि कब ये सरकारें जागेंगी और कब ये कूड़ा उठेगा। देखते हैं कब तक ये कूड़ा उठता है। मैं जसविंदर सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया से। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा से के खिलाफ टेंट खरीद मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। करीब 1 करोड़ के कथित घोटाले की शिकायत ईओडब्ल्यू में दर्ज की है। आरोप यह है कि सिरसा ने महासचिव रहते हुए न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ लिया, बल्कि अपने स्टाफ में भी लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। शिकायत में यह भी बताया गया कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए फर्जी कंपनियों के टेंट, तिरपाल और कंबल खरीदे। वहीं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि मैं किसानों की मदद कर रहा हूं, इसलिए मोदी सरकार मुझ पर एफआईआर करवा रही है। 1 महीने के अंतराल पे 2 एफआईआर हो गई हैं। पिछले महीने एफआईआर हुई थी जहां इन्होंने शमयानियों का घोटाला किया था। आज हुई है जो परचेज के ऊपर घोटाले में इनका नाम आ रहा है, और कागज़ डिस्ट्रॉय करने के, अपने सबूत डिस्ट्रॉय करने के ईओडब्ल्यू ने दोनों एफआईआर दर्ज करी है। हमारी डिमांड है कि जब मेरे पे कोई इल्ज़ाम ही लगा था, मेरे खिलाफ कंप्लेंट थी, एफआईआर नहीं थी, मैंने इस्तीफ़ा दिया था, आप क्यों इस्तीफ़ा नहीं दे रहे? आप इसको कह रहे हैं कि क्योंकि मैं किसानों की मदद कर रहा हूँ इसलिए मेरे पे मोदी सरकार ने एफआईआर कर दी। भैया किसानों की मदद तो हम भी कर रहे हैं, दुनिया। तो वहीं दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने अपराधी बलवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस आलाकमान की ओर से एसआई दीपक शिवाच के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इस दौरान मिली खुफिया जानकारी और तकनीकी सहायता से जेबीआर टीम ने बलवंत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। द्वारका जिले की जेल बेल रिलीज टीम ने जो है
वेरिफिकेशन के दौरान और ई ब्रीच बुक का इस्तेमाल किया, उससे जो है सब्सिक्वेंटली एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट किया, बलवंत सिंह, और इसको जो है ये 2019 एंड में जो है इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया था और 406 आईपीसी में केस दर्ज था। अरेस्ट करके बाकी जो है इसको जेसी में भेज दिया गया। द्वारका जिले की जेल बेल रिलीज टीम ने जो है वेरिफिकेशन के दौरान और ई ब्रीच बुक का इस्तेमाल किया, उससे जो है सब्सिक्वेंटली एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को। वहीं पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने ऑटो में बैठाकर सवारी के साथ लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग में शामिल 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 4 चाकू, 4 मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया। दीपक यादव ने बताया कि आनंद विहार बस अड्डे से सवारी को ऑटो में बिठाकर चाकू की नोक पर लूटपाट के कई मामले सामने आने के बाद तफ्तीश के लिए टीम बनाई गई थी। जांच के दौरान टीम को आनंद विहार के पास पेट्रोल पंप के पास इस मामले में लिप्त अपराधियों के खड़े होने की सूचना मिली। इसके बाद टीम ने ट्रैप लगाकर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को इस तरह के पिछले 15 दिन में 3 इस तरह के मामले रिपोर्ट हुए थे, जिसमें सवारी है उसको ऑटो में बिठाकर और बाद में चाकू के पॉइंट पर उसको लूट लिया जाता था। एक केस में एक सवारी को एक चाकू भी मारा गया। तो इसके बाद हम लोगों ने अपनी जो अपना पुलिस का जो स्टाफ है सिविल और यूनिफॉर्म में उसको लगा दिया था और हम लोग एक जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस हमारी है उसके बेसिस पर भी काम कर रहे थे। इसके बेसिस पे आज यहाँ पे आनंद विहार बस टर्मिनल के पास में हमारा स्टाफ है, इसने इसी तरह की जब चेकिंग। तो वहीं दिल्ली में एक महिला ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं दरअसल आम आदमी पार्टी के सदर विधानसभा की एक महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके ही पार्टी साथियों ने महिला के साथ 2018 में रेप करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत महिला ने सदर विधायक सोमदत्त से भी की थी। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी की गई, जिसके बाद उसे आश्वासन दिया गया था कि दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और एक कमेटी भी बनाई गई थी। पर आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई सुनवाई। पार्टी में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बदतमीजी हो रही है। 2-2.5 साल से मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है मेरी ही पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा। 2018 दिसंबर में मेरे साथ बलात्कार की भी कोशिश की गई, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है। देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप पहला नहीं है। अगर हम इन आरोपों को देखेंगे तो एक बहुत लंबी श्रृंखला है। चाहे हम नरेला चले जाएं, चाहे हम दक्षिण दिल्ली चले जाएं, ऐसे अनेक नाम हैं जिनमें आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के ऊपर ही छेड़खानी का आरोप लगाया है, चरित्र हनन का आरोप लगाया है। ये बहुत दुखद है। जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं और सार्वजनिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो सभी भाई बहन मित्र दोस्त साथी